अच्छा, अब वैसे अगर टोटल में से काउंट करना होता तो ये बताएं। जैसे एक तो ये तरीका हो गया कि आप डिस्टिंक्ट इस तरह यूज़ कर लिया कि 5 कोलिनियर और 5 नॉन कोलिनियर और 4 कोलिनियर, तो उनको अलग अलग। वैसे मैं एग्जाम में प्रीफर इसी को करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप टोटल में से घटाना चाहें तो टोटल नंबर, जैसे मुझे स्ट्रेट लाइन काउंट करने हैं, अगर ये 9 के 9 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो टोटल कितना ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन कितने बनते हैं? 9c2, ठीक है, 9c2। लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें से वो मुझे घटाने हैं जो स्ट्रेट लाइन न बनाए। तो ये बताए कि कोलिनियर 9c2 ये हो गया, इसमें से ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए ना। ये जो एक्चुअल में इन 4 से जो टोटल 4, ये जो 4 जो कोलिनियर पॉइंट थे उनसे कितने ट्रायंगल, 2 मैं लेता तो टोटल कितने केसेस बनते? 4c2 बनने यही चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, ये जो केसेस, इनको हटाने के बाद एक मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? लाइन, क्योंकि उन 4 से क्या हो रहा है, उन 4 से एक्चुअल ये 9c2, हाँ 9c2 टोटल नहीं, अभी मैं स्ट्रेट लाइन काउंट कर रहा हूँ। ये अगर 9 पॉइंट को सेलेक्ट करके आप टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? 9 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? 9c2। ये 4 से कितने बनेंगे कोलिनियर वाले से, जो कोलिनियर के पॉइंट है 4c2। एक्चुअल वो एक ही लाइन देगा ना, तो वो सारे केसेस मैंने घटा दिए जो एक्स्ट्रा काउंट किए थे। +1 क्यों डाला? क्योंकि उनसे एक ट्रायंगल तो, एक लाइन तो बनेगा ना, एक कॉमन लाइन, तो वो 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। इसमें अक्सर 1 ये लिखना भूल जाते हैं, हमेशा ख्याल करेंगे। उन 4 पॉइंट से एक लाइन तो आएगा ना, हमने तो सारे वो केसेस घटा दिए। तो ये हो गया 9c2 - 4c2 +1। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, एक ही आंसर आएगा। स्ट्रेट लाइन का ये बनाया था ना, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, एक ही आंसर आएगा। उसी तरह ट्रायंगल में कैसे काउंट करेंगे? काउंट करें ट्रायंगल का टोटल में से। टोटल अगर 9 पॉइंट होते, 9 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करना कितने वेज में होता? 9c3। कितना हो जाएगा? 9c3 - 4c3। एक्चुअल में वो जो हमने काउंट वेज तो काउंट कर लिए, लेकिन वो 4c3 जो है वो तो नहीं बनाएंगे ना, वो तो एक लाइन पे लाइक कर रहे हैं, वो तो लाइन बना देंगे, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो वो सारे केसेस घटाने पड़ेंगे ना। जैसे टोटल कितने हो जाएंगे, अगर इस तरह काउंट करना होता तो टोटल नंबर 9 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वो जो 4 जो कोलिनियर होंगे वो हमने इसमें काउंट कर लिए थे कि वो अगर डिस्टिंक्ट होते, मतलब नॉन कोलिनियर होते तो कितने वेज बनते, उनसे तो हमें ट्रायंगल मिलेगा नहीं, तो वो केसेस हमें बाहर करने पड़ेंगे। 9c3 - 4c3। ठीक, आपने फर्स्ट वाले केस में +1 किया है, हाँ, वो तो ऑलरेडी 9c2 में इंक्लूड हो ही गया ना, तो नहीं, हाँ वो सही है। नहीं, तो हमने 9c2 में से 4c2 के से जितने हो रहे थे कोलिनियर, वो सब केस बाहर कर दिया, तो एक उन 4 कोलिनियर पॉइंट से एक मिलेगा ना, तो वो ऐड किया था, है ना। वो एक, उनसे भी एक लाइन जनरेट होगा, वो हमने टोटल बाहर कर दिया, तो एक ऐड करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ 9c2 है, लेकिन फिर 4c2 से हमने इसमें से वो बाहर भी तो कर दिया, तो लास्ट में एक ऐड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना प्रैक्टिस पे तो ठीक है, अदरवाइज सबसे अच्छा एग्जाम में है कि आप इसको प्रीफर किया करें। इसमें कुछ नहीं सोचना, अलग अलग केसेस से कहाँ किस में कितने बन रहे हैं वो है। इसके बारे में क्या होगा, टोटल अगर काउंट करना होगा तो क्वाड्रिलेटरल्स, टोटल क्वाड्रिलेटरल्स में से 9 में से 4 पॉइंट सेलेक्ट करने से क्वाड्रिलेटरल बनते, लेकिन उसमें कुछ 3 पॉइंट ऐसे जिनसे ट्रायंगल बन रहा था और कुछ से लाइन बन रहे, तो वो सारे केस घटाने पड़ेंगे ना। तो कितना आएगा? -9c4 - 4c3 -1 4c3 और नहीं तो वो मैं समझ गया, आप ट्रायंगल घटा रहे हैं, तो ट्रायंगल घटाने का मतलब 4c3 और एक पॉइंट जो आएगा वो वहाँ से आएगा ना, जो टोटल बेस 5c1 × 4c3 हो जाएगा। वो 4 पॉइंट हमें सेलेक्ट करने वाला वे घटाना है ना टोटल में से, नहीं समझे। जैसे इस मेथड से अगर करना चाहें
तो पहले 4 पॉइंट सेलेक्ट करने से टोटल इतने वेज बनने चाहिए थे, लेकिन उनमें से मुझे वो केस है जिसमें एक पॉइंट, जब मैं 3 पॉइंट यहाँ से ले रहा था कोलिनियर वाले से और एक पॉइंट नॉन कोलिनियर से, तो बेसिकली ये ट्राइंगल बना दे रहा था। क्या हो गया इसको, हैंग कर गया। एक्चुअल में जब 3, आप वो 4 पॉइंट में से जब 3 पॉइंट मैं इससे ले रहा था कोलिनियर से और एक नॉन कोलिनियर से, तो ये क्या बन जा रहा था, ट्राइंगल। तो वो केस मुझे बाहर करना पड़ेगा ना। तो वो 4 पॉइंट सेलेक्ट करने का भी जिसमें 3, एक कहाँ से आ रहा है, ये 5C1, एक तो कोलिनियर से, ये पॉइंट कहाँ से सिलेक्ट किया, कोलिनियर से, नॉन कोलिनियर से, और 3 कहाँ से सिलेक्ट किए, हाँ, इंटू 4C3। और एक वो 4 पॉइंट सेलेक्ट करने से स्ट्रेट लाइन भी तो बन रहा था 4C4, मतलब 1 कह ले या -4C4 कह ले, 4C4। तो उस मेथड से करेंगे तो ये आंसर होगा कि टोटल वेज में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के टोटल वेज 9C2, लेकिन उसमें वो जो 2 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन बना रहे थे उनको बाहर कर दिया, पर उन 4 से एक तो पॉइंट बनेगा, एक तो लाइन बनेगा, वो ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करना, तो टोटल 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के 9C3 वेज, लेकिन उनमें से ये 4C3 जो होंगे, जो कोलिनियर से आएंगे, वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, तो वो केस बाहर कर दिया, है ना, 9C3 माइनस 4C3। तो इस तरह काउंट करेंगे तो फिर ये है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ ये वाला, इसमें ना कभी गलत होने का कुछ छूटता नहीं, हमेशा इसको प्रेफरेंस देंगे। काउंट अगर आपको सीखना काउंटिंग तो आप इसको देंगे, ठीक। तो इससे भी सॉल्व करेंगे, मैच करा लेंगे, आंसर वही आएगा, ठीक। एक जो दूसरा मैंने कराया था रूल नंबर 2, चाहे इसे R2 कर दें, और इस पर कुछ क्वेश्चन मैंने कराए भी थे, लिख देता हूँ। सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इज वन वे। एक बार मैं रूल लिख देता हूँ, बल्कि तीसरा, इस पे मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, और एक बार इसको रिकॉल कर लेते क्योंकि काउंटिंग में हम लोग यूज़ करेंगे बार बार। बल्कि रूल नंबर 3 कर लें इसको, फ्रॉम n डिस्टिंक्ट थिंग्स सेलेक्टिंग any number including 0, या ऐसे लिखा हो कि none or all of them। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप एक भी सेलेक्ट ना करें, या आप n में से एक आइटम सेलेक्ट कर लें, या उन गिवन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से, आइडेंटिकल थिंग्स में से एक सेलेक्ट, 2 सेलेक्ट कर लें, या n टोटल सेलेक्ट कर लें। तो ये कितने वेज में होंगे, n में से NC0, यहाँ देखिए डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा है तब ये फार्मूला लगा रहे हैं ना, यहाँ डिस्टिंक्ट है। तो NC0 प्लस ये n में से कितना हो जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस n से NCn। तो बेसिकली ये फार्मूला जो होता है ना, ये होता है 2 to the power n का। उस दिन मैंने शॉर्ट में बताया तो मैं लिखवा देता हूँ, 2 to the power n। तो यहीं पे रूल नंबर 4 नोट कर लें कि अगर यहीं पे ये होता 0 नॉट अलाउड, जैसे उस दिन बताया था ना कि इसके पिछले क्लास में देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था 0 नॉट अलाउड। अगर ये केस नहीं होता तो बेसिकली NC0 1 होता है। NC0 कितना होता है, 1 होता है।
तो ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ये NC0 उधर, तो NC0 1, तो 0 नॉट अलाउड, मतलब हाँ, मतलब या इसको ऐसे कह सकते एटलीस्ट 1 टू बी सिलेक्टेड, 0 नॉट अलाउड, या कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी ना, कम से कम एक, तो एक हो या 2 सिलेक्ट करें या 3 सिलेक्ट करें, या मैक्सिमम कितने हैं, n अवेलेबल है तो n सेलेक्ट कर लें। तो वो जब होगा तो हमेशा कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 वेज, 2 टू द पावर n तो था ही, ये NC0 उधर चला गया, NC0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर मीन्स एटलीस्ट 1 टू बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 टू बी सिलेक्टेड। या दूसरा इसको तरीका ये होता है कि हाँ, इसको भी, इसके पास भी 2 वेज हैं, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ, हर एक ऑब्जेक्ट पास 2 चॉइस है, तो n ऑब्जेक्ट पास 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, n टाइम्स, तो टोटल हो गया 2 टू द पावर n, ठीक है ना। एक वो केस जिसमें कोई सेलेक्ट ना हुआ तो वो बाहर करेंगे, है ना, जैसे हर ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस होगा, उससे सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, तो एक इसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी नहीं सेलेक्ट किया, इसको भी नहीं सेलेक्ट किया, तो एक वो केस बाहर करना पड़ेगा। जैसे वो बताया था कि किसी हॉल में 4 लाइट्स हैं, आपको उस हॉल में रोशनी करनी है, तो कम से कम एक लाइट का जलना ज़रूरी है ना, एक जो भी बल्ब हो जलना ज़रूरी है, तो वहाँ वो क्वेश्चन से सेंस आ जाएगा एटलीस्ट 1, या किसी को पैसे बना के देने हैं तो बना के दे, कम से कम मतलब एक उसे कोई भी कॉइन देना है, जिस कॉइन वाला जो क्वेश्चन कराया था, अगर क्वेश्चन में लिखा है नन और सम ऑफ देम, इसका मतलब होता है नन और सम ऑफ देम, नन और सम ऑफ देम, ऐसे याद रख लें, या तो ये लैंग्वेज है नन और सम ऑफ देम, है ना, नन मतलब ये हो गया NC0, सम ऑफ देम या तो एक उसमें से दे दें या 2 दे दें, या एटमोस्ट कितने हो गए NCN, तो ये जगह ये बाइनोमियल फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट इसे याद रखें, 2 टू द पावर n, 0 नॉट अलाउड लिख दे, या ये लैंग्वेज हो एटलीस्ट 1 टू बी सिलेक्टेड, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। आपके इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस वाले पे रूल नंबर 4 पे 2 बार क्वेश्चन आए हुए, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अभी बाद में कराऊंगा, पहले एक बार जितना अब रूल है सबको एक बार लिख लेते हैं। अब आइडेंटिकल में भी देख लेते हैं, ये रूल नंबर कितना था, अपने समझने के लिए ऐसे एक रूल बना लिया ताकि याद रहेगा, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस बनने चाहिए। रूल नंबर 5 R5 कर लें, इसमें लिख लें फ्रॉम एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड अंडरलाइन कर लें, फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स selecting any number including 0, that is तो क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल है तो हर एक नंबर को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही वे होगा, मैं एक भी ना सेलेक्ट करूँ वो भी अपने आप में एक वे हुआ। n गिवन n आइडेंटिकल में से जैसे 10 रेड बॉल्स हैं तो उसमें से मैं एक रेड बॉल सेलेक्ट करूँ उसका भी एक वे, 2 रेड बॉल सेलेक्ट करूँ वो भी एक वे कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट में तो आप 2 अलग अलग बॉल वो अलग हो गया, लेकिन सारे आइडेंटिकल तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो सबको हम एक ही मानेंगे। तो सेलेक्टिंग 0 और selecting 1 objects out of given n identical objects 1, or selecting 2 things out of given n identical objects, or selecting n, टोटल कितने कैपिटल n। तो ये बताए इसका भी 1 वे हुआ, यहाँ पे भी 1 वे, सबके लिए एक ही, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं तो 1 1 कितनी बार ऐड होगा, देखिए यहीं पे काउंटिंग कर ले, 1 से लेके n तक तो n हो गए, और एक 0 वाला केस जिसमें हमने कोई भी नहीं सेलेक्ट किया, तो टोटल कितने वेज होंगे n+1। तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम एनी आइडेंटिकल थिंग्स सेलेक्टिंग एनी नंबर इंक्लूडिंग 0 इज n+1, ऐसे याद रख लें, समझ में आ गया, n+1। आइडेंटिकल में हर एक का एक ही केस बनेगा, डिस्टिंक्ट होते तब वो NC0 + NC1 + NC2 बनेगा, आइडेंटिकल में हमेशा एक ही हिस्सा बनेगा। 10 में से 4 बॉल, 10 आइडेंटिकल रेड बॉल से मुझे 4 बॉल सेलेक्ट करना है, तो कोई भी 4 निकालो तो रेडी आएगा ना, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं, उसको एक काउंट करेंगे, वे क्या काउंट करेंगे, एक, अगर आइडेंटिकल हुआ तो वो जो फार्मूला NCR है ना,
वो हमेशा n डिस्टिंक्ट के लिए यूज़ करेंगे। आइडेंटिकल हो गया तो सबके लिए कितना होगा, एक ही वे होगा। तो 1 + 1 + 1 टोटल n 0 से लेके n सबके लिए एक वेज, टोटल कितना हो जाएगा n + 1, तो टोटल इज n + 1। ठीक है, इसी में कह देता अगर रूल नंबर 6 0 नॉट अलाउड, 0 नॉट अलाउड समझ गए ना आप क्या सेंस है 0 नॉट अलाउड? तो ये बता 0 नॉट अलाउड मतलब ये वाला केस नहीं लेना होता, तो एक कम करते ना, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, n + 1 में से एक कम कर देंगे तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, कैपिटल N वेज। ठीक है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दे के पूछता कि एटलीस्ट 1 टू बी सेलेक्टेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली n वेज। नहीं, टोटल n + 1 वेज है ना, तो इसमें से एक कम करेंगे तो n वेज हो जाएगा ना, मतलब ये वाला नहीं, एक केस कम कर देंगे ना। ठीक है, वो उन सारे रूल को एक जगह लिख दिया है समझने के लिए। वैसे एक एक दो क्वेश्चन तो मैंने सब पे करा दिया। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, करें इसको सॉल्व। ठीक है, फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 हाउ मेनी 4 डिजिट्स number not greater than can be formed। ठीक है, फोर डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ है ना। गुड, बिल्कुल सही। 5 × 5 × 5 और प्लस एक वो 4004, बस बिल्कुल सही। आया आंसर किसी का? देखिए 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, आपके पास 4 डिजिट नंबर बनाना है और नंबर 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4000 से छोटे नंबर हम काउंट कर लेते हैं और प्लस 4000 जो एक है वो बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, 4000 से छोटे नंबर बनाने हैं ना, नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 4000 इंक्लूडिंग और उससे छोटे नंबर। तो ये बताएं कि इसके पास यूनिट प्लेस के पास कौन कौन से चॉइस होंगे। हाँ, 1 2 3 और 0 नहीं रख सकता, यहाँ 0 नहीं रख सकता और 4 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि 4 इसलिए नहीं रखेंगे कि 4000 का तो 4000 उससे बड़ा तो एक ही केस होगा, उसको बाद में ऐड कर दें, उससे बड़े तो बनाने नहीं है। और 0 इसलिए नहीं रखेंगे कि वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर ये कर दिए, तो इसके पास कितने चॉइस हो गए, 3 चॉइसेस इस प्लेस को फिल करने के लिए। रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ इसके पास कितने केस बनेंगे, टोटल आपके पास कितने हैं, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना,
तो इसके पास 5 केसेस, इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5, तो हो जाएगा आंसर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1, ये 1 किसके लिए आया? 4000 के लिए, है ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। हम्म 4000 को लिखा है नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 4000 को भी लेना है काउंट। 4000 से बड़े नंबर काउंट नहीं करने, मतलब 4000 को तो काउंट करना है ना, तो वो एक तरीका वो भी तो होगा। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of arranging 10 persons in a row so that A is always ahead of B and B is always ahead of C. अब यहाँ अरेंज करना है ना, चलो ट्राई करें। फैक्टोरियल 8, देखिए एक ऑप्शन आया फैक्टोरियल 8, ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करें। और कोई? ये समझ में आ गया। देखिए ये जो भी 10 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लें, तो जैसे ए को जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, ए को बी से हमेशा पहले आना और बी को सी से हमेशा क्या आना पहले, मतलब ए बी सी को अरेंज नहीं करना है ना, क्योंकि इनका अरेंजमेंट का इन 3 कैंडिडेट का, वो जो भी ए बी सी होंगे, इन 3 कैंडिडेट का ऑर्डर फिक्स है ना, तो वो तो एक ही वे होगा।